नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लगातार हिंदी की क्लासें पढ़ रहे हैं और आप में से कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है तो पूछ भी रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप ग्रुप के माध्यम से या डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें सर ये समस्या आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली या ग्रुप के माध्यम से ही चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने अपने रेडी किए हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो प्रिंट मिस्टेक को ना पढ़ते हुए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप बिल्कुल पूछें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा व्यवस्थित और एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको आप कई बार सुनते हैं, और जो लोग पहले से हिंदी पढ़े हुए हैं या हिंदी से परिचित हैं उन्हें इसकी पूर्णतः जानकारी है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसकी हेडिंग है शब्द विचार, कि हिंदी में शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द क्या हैं और शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला, वर्णों के सार्थक और निश्चित क्रम से ही शब्द बनते हैं। यहाँ पे क्रम से ही शब्द बनते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति और क्षमता बताने के लिए शब्द भंडार का होना आवश्यक है। शब्द भंडार का होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपके लिए या आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होना चाहिए, वो है वॉकेब या शब्द भंडार। अगर आपके पास शब्द भंडार है तो आप अपनी अभिव्यक्ति और अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। अब यहाँ पे सामान्य शब्दों में बात करें, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर कोई शब्द है और वो वाक्य के साथ जुड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है, पद। मतलब शब्द को अगर हम वाक्य में जोड़ दें, शब्द को हम वाक्य में जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। तो पद कहलाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण या शब्दों का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित आधार पर किया गया है, या किस आधार पर शब्द की जो है निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो है शब्द को चार प्रकार या चार भागों में बांटा गया है। दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के शब्द होंगे, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तीसरा जो है आपका वो है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। तो पहले में चार, फिर दो, फिर तीन। फिर उसके बाद है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है या सॉरी शब्द जो है ये फिर चार प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, फिर अगला जो टाइप है वो व्याकरण के आधार पर शब्द भी होते हैं। मतलब व्याकरण के आधार पर भी शब्द का जो है निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति मतलब ओरिजन, ओरिजन बेस जो वर्ड है वो कैसे हैं, तो ओरिजन बेस वर्ड में या उत्पत्ति के आधार सबसे पहला तत्सम। दोस्तों, तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में शामिल किए गए। अब जैसा कि यहाँ वर्ड लिखा है तत्सम, तो तत्सम मतलब उसके समान। तो उसके समान मतलब आदि भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो जो संस्कृत के शब्द जैसे के तैसे अगर हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किए हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम। दूसरा होता है तद्भव। दोस्तों, तद्भव का मतलब उससे बने हुए। उससे बने मतलब जो संस्कृत के शब्द थे जिनको हमने मॉडिफाई कर दिया है या जिनको बोलने में हमने जो उनका उच्चारण है वो अगर हमने परिवर्तित कर दिया तो वो कहलाता है तद्भव। फिर दोस्तों होता है देशज। देशज मतलब जो शब्द हैं देश में ही उत्पन्न, जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई है या भारतीय भूमि क्षेत्र में ही उनका जो है उद्भव हुआ है। फिर आता है विदेशी या आगत। दोस्तों, विदेशी या आगत शब्द का मतलब है कि जो हिंदी भाषा में शब्द दूसरे देशों से आए हैं या दूसरे देशों के शब्दों को हमने शामिल किया है, वे विदेशी या आगत कहलाते हैं। और पांचवे जो शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर, या पांचवा जो प्रकार है वो संकर शब्द, मतलब
मिश्रित प्रकार, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनना, वो संकर्ष शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जो है वो यहाँ पर 5 प्रकार के, पर वास्तविकता में जो हमने पहले पढ़ा है वो 4 प्रकार पढ़ा है, पर ये 5वां जो है इसको हम साहित्यिक दृष्टि से या हिंदी की दृष्टि से काउंट नहीं करते हैं। फिर अगला जो है दोस्तों बात करते हैं तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के लिए शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों ही स्वीकार करना, ज्यों का त्यों ही स्वीकार करना तत्सम कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं और इनको संस्कृत से उठाकर सीधा का सीधा हिंदी में प्रयोग कर लिया है, तो ये कहलाता है आपका तत्सम शब्द। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कवि, तो दोस्तों कवि संस्कृत में भी कवि होता है, कर्म कर्म संस्कृत में भी होता है, कृपा संस्कृत में भी ऐसे ही लिखा जाता है, और सूर्य ये भी संस्कृत में ऐसा ही लिखा जाता है। तो जो संस्कृत के शब्द जैसे हमने उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया वो कहलाते हैं आपके तत्सम। दूसरा आता है आपका तद्भव। दोस्तों तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में आए, मतलब इनका जो है उच्चारण, इनको लिखने का तरीका बदला, तो ये कहलाए आपके तद्भव। जैसे हम बात करते दूध कान, साग, ओट, ये शब्द क्या हैं कि जो संस्कृत से थे पर इनमें परिवर्तित रूप को हिंदी में स्वीकार किया गया, तो वो कहलाता है आपका तद्भव। दोस्तों कुछ शब्द हैं जो नीचे दिए गए कि इनका तत्सम रूप कौन सा है और तद्भव रूप कौन सा है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमने लिखा है तत्सम, उसके बाद लिखा है तद्भव। जैसे अमूल्य, तत्सम मतलब संस्कृत में एक वर्ड होता है अमूल्य, अमूल्य। अब इसको जो तद्भव मतलब हिंदी में जो इसका प्रयोग होता है अमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो। ऐसे ही फिर है आपका आम्र। तो आम्र जो है ये एक संस्कृत का शब्द है, हम क्या बोलते हैं आज के समय में आम। तो आपको इतना ध्यान रखना कि वर्तमान में क्या बोला जाता है और पहले संस्कृत में क्या कहते हैं। फिर होता है जो एक वर्ड है वो है पल्लव। तो पल्लव जो वर्ड है इसको हम कहते हैं पत्ता। पहले पल्लव कहलाता था, आज क्या कहलाता है, पत्ता कहलाता है। फिर दोस्तों एक जो वर्ड है अलूक, और आज के लिए हम क्या कहते हैं उल्लू। तो अलूक जो है ये तत्सम वर्ड है और उल्लू जो है वो तद्भव शब्द है। दोस्तों इसके बाद जो अगला आता है आपका वो है कांस्य। कांस्य जो एक धातु है, जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में भी हिंदी में मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण में इतिहास में पढ़ते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें कांसे का प्रयोग किया गया था, और आज हम इसको लिखते हैं कांसा या ब्रोंज। ये तो कांस्य जो शब्द है ये तत्सम है और कांसा जो है हिंदी का है, तद्भव मतलब आप हिंदी का मान लीजिए। फिर उसके बाद कूप जो वर्ड यूज़ होता है, कूप मंडूक जैसे बोलते हैं, कुएं का मेंढक। तो कूप जो है, अब कूप क्या है, तत्सम शब्द है, और कुआं जो क्या है आपका तद्भव शब्द है। तो आपको अगर मान लीजिए कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती है, याद रखना, जैसे कांस्य है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब जिसमें कांसे का, तो कांस्य शब्द क्या है, तत्सम है। ऐसे ही कूप मंडूक एक शब्द आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले जो वर्ड आपने सुन रखे हैं उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करें और उसके आधार पे इसका आप उच्चारण करने की कोशिश करें। फिर दोस्तों अगला जैसे ताम्र है, तो ताम्र में ताम्र पाषाण काल, आपने तांबा पाषाण काल कभी नहीं सुना होगा, क्या सुना है, ताम्र पाषाण कालीन, मतलब तांबे के साथ जब तांबे की खोज की गई उस समय ताम्र पाषाण कालीन। तो आज क्या बोलते हैं, तांबे की धातु या तांबे की अंगूठी। फिर अगला जो है वर्ड नकुल। दोस्तों नकुल जो है ये तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका प्रयोग कैसे हुआ, नेवला। फिर दोस्तों अश्रु जो है ये शब्द है तत्सम और हिंदी में या तद्भव इसका क्या है, आंसू इसका शब्द है। ऐसे चंचू, दोस्तों चंचू मतलब होता है चोंच। तो चंचू तत्सम शब्द है और चोंच जो है वो क्या है आपका हिंदी भाषा का शब्द या तद्भव शब्द है।
ऐसे ही फिर एक कुकुर, कुकुर। अब कुकुर और उसके बाद इसको आज बोलते हैं कुत्ता या डॉग। तो ये जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मतलब आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो संस्कृत में जैसे ही क्या बोलते हैं इसका मतलब तत्सम, और हिंदी में क्या बोलते हैं कुत्ता, तो तद्भव। तो जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं वो तत्सम है और जो हिंदी में बोले जाते हैं वो तद्भव है। फिर इसके बाद कंकण, जैसे एक शब्द है कंकण। अब कंकण का क्या होता है, कंगन, कंगन। फिर दोस्तों अगला जो आता है आपका वो आता है वर्षा। तो वर्षा को वर्षा ऋतु लिखते हैं इसे हम, ये हिंदी में ऐसा कैसा लिखते हैं। तो वर्षा जो है ये क्या है, तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड है। और बरखा का कृषि जब का बरखा जब कृषि लगे सुखाने, ऐसे कुछ पंक्तियाँ हैं कि उस समय बारिश का क्या काम जब फसल सूख जाए, जब तक फसल खड़ी है और बारिश हो तो बेहतर है। फिर उसके बाद ऐसे ही दोस्तों है शर्करा, शर्करा। शर्करा जो वर्ड है ये तत्सम मतलब संस्कृत का है और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शक्कर। अब ये मत बोलिए आप चीनी भी कहते हैं। फिर उसके बाद शाक, शाक का मतलब होता है साग, साग भाजी बोलते, पहले शाक भाजी बोलते अब क्या बोलते हैं, साग भाजी। फिर है आपका प्रिय। तो जो प्रिय वर्ड है ये संस्कृत का है, पर हम जब इसको लिखते थे हमें पता नहीं चलता है कि हिंदी का है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है या कौन सा तद्भव शब्द है। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 तत्सम देगा, एक तद्भव पूछेगा, 3 तद्भव देगा, एक तत्सम पूछेगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जैसे प्रिय, तो प्रिय आपको सुनते से ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हिंदी का शब्द है। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला है चंद्रिका या चांदनी। तो चंद्रिका जो है वो चमक और चांदनी मतलब चमक। फिर जैसे आपका कुंभकार, कुंभ, कुंभकार। तो कुंभकार को क्या बोलते हैं हम, कुम्हार, कुम्हार। तो ये जो वर्ड है ये यूज़ किसके लिए किया गया, कुंभकार संस्कृत में, और कुमार जो है वो किस में आपका, कुम्हार है। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, कुम्हार। फिर उसके बाद है आपका मनुष्य। तो मनुष्य जो है संस्कृत का शब्द, जबकि मानुष क्या है ये तद्भव या हिंदी का शब्द है। फिर ऐसे ही पुष्कर, पुष्कर जो है संस्कृत शब्द है या तत्सम है, और पोखर जो है तद्भव या हिंदी का शब्द है। फिर दोस्तों नासिका और नाक, सबको पता है नासिका मतलब तत्सम शब्द है और नाक जो है वो तद्भव शब्द है। ऐसे क्षेत्र का खेत। फिर वाष्प का जो है यहाँ पर भाप है, ये वाष्प जैसे भाप निकल रही है। अब हम सब लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा भाप निकली, और वाष्प की जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ऐसे हस्ती जो है वो तत्सम शब्द है और हाथी जो है आपका वो तद्भव शब्द है। फिर दोस्तों भक्त और भगत, भक्त जो है वो आपका तत्सम शब्द है और भगत जो है वो तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पहचानें कि जो हम पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं या जो चीज़ें हमने पहले से सुनी हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है कि वास्तविकता में क्या लिखा गया है। फिर जैसे आश्रय और आसरा, जैसे आश्रय जो है ये एक संस्कृत या तत्सम वर्ड है, और आसरा कि मेरा तो आप ही आसरा हो, तो आसरा जो है तद्भव शब्द है। ऐसे अकार्य और अकाज, अकार्य मतलब बिना काम के और अकाज भी मतलब बिना काम के। तो दोस्तों ये जो थे कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द थे जिनको हमें जानना अनिवार्य था। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं देशज। हिंदी के शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता, मतलब वे शब्द जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आए कैसे आए, तो वे सारे के सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द क्या होता है कि इनकी आवश्यकता जो पड़ती तात्कालिक कारण से पड़ती, कि इनका उपयोग किसी विशेष, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में बता, देशज शब्द वे हैं जिनका स्रोत अज्ञात रहता है, संभवतः भाषा की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका जन्म होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार देशज शब्द इस धरती की उपज, देशज मतलब हमारे खुद के बनाए हुए, जिनका कोई हिस्टोरिकल व्यू नहीं है,
जैसे कुछ शब्द हैं आपके जूता। जूता जो है वो आपका देशज शब्द है। फिर कटोरा, कटोरा आपका देशज शब्द है, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपका आता है रोटी, रोटी, खटिया, खटिया। फिर आता है आपका चमचा, 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 ऐसे ध्यान रखना है। फिर आता है आपका मट्ठा। अब मट्ठा जो है, यह मट्ठा वो नहीं है जिससे आप मतलब श्रीखंड बनाते हैं, वो मट्ठा भी होता है। और एक मट्ठा आलसी व्यक्ति के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है कि बहुत मट्ठा व्यक्ति है, तो मट्ठा मतलब आलसी भी होता है। फिर होता है लोटा। तो दोस्तों लोटा जो है ये क्या है, आपका देशज शब्द है। लुगाई जो गृहिणी होती है या पत्नी होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। फिर धोती, पेट, फिर छोरा, जैसे छोरा छोरी बोलते हैं, तो ये वर्ड जो हैं आपके देशज वर्ड हैं। फिर उसके बाद आता है तेंदुआ। तो तेंदुआ जो दोस्तों ये भी ऑन क्रिएट या हिंदी का शब्द है जो हमारे देश की भूमि पर उत्पन्न हुआ है। फिर आपका पगड़ी, पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है वो वाली पगड़ी। फिर तमाचा, फिर तमाचा। उसके बाद भीत, भीत मतलब होता है दीवार या दीवाल जिसको आप कहते हैं। फिर आता है आपका कुल्हड़, कुल्हड़ भी आप जानते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं, कुल्हड़ में। उसके बाद झाड़ू आती जिससे कचरा निकालते हैं, आप जानते हैं, थूक। फिर कलाई मतलब रिस्ट, झूला और पोता। तो ये ऐसे प्रमुख शब्द हैं जो देशज शब्द हैं। और आपसे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बनती है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो आपको दिए गए जो शब्द उनमें से नहीं है में से 3 याद रखने, 1 निकालना, और कौन सा है तो 3 दूसरे होंगे और 1 इसमें से शामिल किया जाएगा। तो ये प्रमुख देशज शब्द हैं जो इसमें मैंने शामिल किए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ: जूता, कटोरा, रोटी, खटिया, चमचा, मट्ठा, लोटा, लुगाई, धोती, पेट, छोरा, तेंदुआ, पगड़ी, तमाचा, भीत, कुल्हड़, झाड़ू, थूक, कलाई, झूला, पोता आदि। दोस्तों मैं कभी कभी आपको पढ़ाते समय नीचे अंडरलाइन ही करता, पर आपको जब वीडियो देखना है तो बिल्कुल बाकायदा आप अंडरलाइन के साथ देख सकते हैं, तो आपको एक बार रीड करने में आसानी होगी जब मैं PDF आपको सेंड करूँगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ शब्दों को आदिवासियों से लिया गया है, मतलब आदिवासी इन शब्दों का प्रयोग करते थे और उनको हमने शामिल किया, पर ये भी देशज शब्द की कैटेगरी में आता है। जैसे कपास, कपास एक ऐसा शब्द लगता है जो हिंदी का है, तद्भव है, पर वास्तव में ये क्या है, देशज शब्द है। फिर गज जो दूरी मापने के लिए, भिंडी। फिर परवल, परवल एक छोटा सा ककड़ी टाइप होता है जिससे सब्जी बनती है, परवल। फिर बाजरा, मिर्ची। फिर उसके बाद आपका आता है सरसों, कांच, ताला, काजल, गेती, फावड़ा और पीला आदि। तो फिर से एक बार आप ध्यान रखो, इसमें मेन वर्ड क्या है, एक तो कपास, जैसे भिंडी, भिंडी भी क्या है, देशज शब्द है जो आदिवासियों के द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद जैसे सरसों एक बहुत फेमस वर्ड है जिसको हम सोचेंगे कि यार ये देशज है या फिर कई दूसरे देश से आया है, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द जैसे कपास, भिंडी, सरसों, एक मिर्च, बाजरा, परवल ना भी याद रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। कांच बहुत फेमस वर्ड है। ताला हमेशा प्रयोग करना है अपने को, जीवन भर इसका उपयोग करना है। एक काजल, गेती, फावड़ा, पीला अगर ना भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। फिर दोस्तों जो है कुछ शब्द मन से गढ़े हुए भी हैं, मतलब जिनका कोई सोर्स ही नहीं है, देशज तो हैं पर ये अपने अपना आप किसी ने बोल दिया और फेमस हो गए। जैसे उटपटांग कि यार ये व्यक्ति उटपटांग हरकतें करता है। चुटकी, चुटकी में सारा राजपाट खत्म हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग क्या हुआ, आज के समय मुहावरों में भी हो रहा है, लोकोक्तियों में भी हो रहा है। जैसे चिड़चिड़ा, जिस व्यक्ति को इरिटेट करता है, इरिटेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा व्यक्ति। फिर दोस्तों इसके बाद जो है गुन्ना, गुन्ना शब्द जो है उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी भी चीज़ पे सहमति नहीं देता, चुपचाप नीचे गर्दन करके सुनता है। फिर आता है ठठेरा, ठठेरा जो है ठठेरे का हम पढ़ते हैं और ये हिंदी में है, पर ये क्या है, हमने अपने मन से
बनाया है इसे या मन से गढ़ा हुआ शब्द है। फिर एक कड़क, कड़क मतलब बिल्कुल कठोर। और फिर छिछोरा, इस पे तो छिछोरे फिल्म भी बनी है सुशांत सिंह की। आप सुशांत सिंह के बारे में सब जानते हैं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने आत्महत्या की है। फिर दोस्तों बात करते हैं विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है? जो विदेशी भारत में आए वे अपने साथ अपनी भाषा भी लाएं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मालवी भाषा बोलते हैं या ग्रामीण परिवेश में हैं, या फिर आप पंजाबी परिवेश में या उर्दू परिवेश में, या फिर आप मान लीजिए गुजराती परिवेश में, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपकी भाषा ज़रूर आपके साथ जाएगी। तो उनके संपर्क में आने के फलस्वरूप क्या है, उनकी भाषा भी जो है हम लोगों ने स्वीकार की और उनकी भाषा के अनेक शब्दों को हमने उपयोगिता के आधार पर ग्रहण कर लिया और उन्हें स्थायी बना लिया। और इस प्रकार से विदेशी शब्द भी भारतीय भाषा में शामिल हुए। तो विदेशी शब्दों में जो सबसे प्रमुख है दोस्तों, उसमें क्या है आपका, सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द। यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि यह किस भाषा का शब्द है। तो विदेशी भाषा के शब्द तो आप जान रहे, पर उसमें भी कौन सा, जैसे अरबी भाषा के शब्दों में सबसे पहला है अल्लाह। अब अल्लाह जो है ये ईश्वर है, और ईश्वर शब्द का, अल्लाह शब्द का प्रयोग सब किस भाषा में किया गया है, मतलब किस भाषा का शब्द है, तो अल्लाह जो है अरबी। जबकि बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर से अगर लॉजिक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे कि ये उर्दू भाषा का शब्द है, पर जबकि वास्तव में क्या है, ये अरबी भाषा का शब्द है। फिर दोस्तों इसके बाद जो है महत्वपूर्ण शब्द जो दिए हैं, एक इरादा, इशारा। अब यहाँ पे ईद, दोस्तों अल्लाह और ईद दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके शब्द हैं। फिर किताब, पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, बुक से बोलते हैं किताब। फिर कानून, कत्ल, अब यहाँ पे तीसरा कानून। फिर जिला, तहसील, जैसे आपका जिला क्या है, आपकी तहसील क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो जिला, तहसील। उसके बाद बालिक, मजहब, मुसलमान। अब अल्लाह, ईद और मुसलमान, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो आपके अरबी भाषा के हैं। फिर आता है बेगम, दोस्तों बेगम भी जो मुसलमान है तो उसके साथ बेगम होगी सही, और ये है अरबी भाषा का शब्द है। मतलब जो प्रारंभिक शब्द हैं उर्दू के, वो लगभग सब के सब जो हैं अरबी भाषा से जो कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उर्दू से पहले जो है, उर्दू का वास्तव में जो ओरिजिन हुआ अरब से हुआ है, तो अरबी भाषा इसकी आदि जननी मान सकते हैं। फिर इसके बाद बेगम के बाद हलवाई, हलवा, कढ़ाई। फिर एक वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, आदमी, एक खुफिया जिसको हम बोलते हैं एजेंट, सीक्रेट एजेंट, खुफिया। एक शादी, शादी अलग है, खुफिया अलग है। शादी मतलब विवाह, मैरिज। फिर अक्ल, मतलब जिसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं अपन या बुद्धि कह सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जो है आपका कसरत, ताकत, गरीब, शतरंज, फ़कीर। फिर आपको ध्यान रखना शराब और वकील। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, सीधा सा कंसेप्ट है कि कौन सी भाषा के शब्द है। क्योंकि आप सोच लें कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करूं और अगर 100 आउट ऑफ 100% अगर गेन करने आपको, तो जितना मैंने आपको लिख के दिया उतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम पर डे एक एक क्लास कर दें। चाहता तो मैं आपको पूरे नोट्स एक साथ दे देता, पर एक एक क्लास करने का कारण ही है कि आप डेली का डेली इसको मेमोराइज़ करें। फिर दोस्तों अगला जो आता है वो आता है फ़ारसी भाषा के शब्द। अब फ़ारसी भाषा के शब्द में जैसे अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। अफसोस, अब सबसे फेमस क्या है, समोसा। मेरा भी फेवरेट और आप में से कई लोगों का फेवरेट रहा होगा या होगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो ये फेवरेट रहा नहीं है। फिर उसके बाद आमदनी, आमदनी मतलब इनकम, तो आमदनी, कुर्सी, मज़दूर। अब ये प्याज, प्याज जो है किस भाषा का शब्द है, फ़ारसी भाषा का। फिर दोस्तों आता है आपका नमक, नमक किस भाषा का शब्द है, फ़ारसी का। फिर आपका अगला जो आता है वो है साल, दरोगा, उस्ताद, कारीगर, चालाक। फिर यहाँ पे जलेबी, जिसे पूछा जाए जलेबी किस भाषा का शब्द है, तो जलेबी आपको ऐसा लगेगा क्योंकि जलेबी के बारे में एक फैक्ट पढ़ने में आता है राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो जलेबी लिखते हैं। फिर आपका आता है दर्जी, और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी, हिंदी शब्द, तो हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द, क्योंकि जो फ़ारसी लेखक है अबुल रहमान है
या जिन्होंने मौसम से संबंधित जानकारी दी थी, या कई ऐसे फारसी लेखक हैं, उन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था। और यहाँ की भाषा को इन्होंने क्या कहा था, हिंदी। तो हिंदी जो वर्ड दिया है ये फारसियों ने दिया है। फिर मुश्किल और दारू, यहाँ पे दारू और यहाँ पे शराब। अरबी में शराब है और फारसी में क्या वर्ड यूज़ होता है, दारू। फिर दोस्तों बात करते हैं तुर्की के शब्द। अब तुर्की भाषा के शब्द, जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उर्दू। अब उर्दू किस भाषा का शब्द, तुर्की। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी। फिर इसके बाद दोस्तों जो वर्ड यूज़ होता है, केची। यहाँ पर ये है केची है, केची, कैंची जिससे अपन कटिंग करते हैं, तो केची, खंजर, चाकू। अब ये सब वर्ड क्या है जो खतरनाक है, एक चम्मच, तोप, बारूद, लाश, पलटन, फीता। अब यहाँ पे तौलिया और फीता, दो वर्ड को छोड़कर आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जितने भी हथियार जैसे वर्ड हैं वो सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। केवल एक इम्पॉर्टेंट शब्द क्या याद रखना आपको, उर्दू, कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द। फिर दोस्तों जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं हिंदी में, जिनको कि शामिल किया गया है। इसमें सबसे फेमस शब्द जो हम बार बार पढ़ते हैं या सुनते हैं वो है एक तो गमला, पुर्तगाली भाषा का शब्द है एक गमला। एक है आपका चाबी, पपीता, अलमारी, स्त्री, संतरा और साबुन। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, स्त्री जो है या महिला के लिए वर्ड यूज़ होता है, ये किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। एक तो ये और एक अलमारी, दो वर्ड। इसके अलावा आपको चाबी, जैसे ताला और चाबी अलग अलग है, ताला दूसरी भाषा का शब्द है और चाबी दूसरी भाषा का शब्द है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। फिर इसके बाद जो आता है दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण शब्द आपको संतरा, ऑरेंज और एक साबुन। तो पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं उनको हमको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ना है, मेमोराइज़ करना है। फिर इसके चंक्स भी आप बना सकते हैं कि गमला, चाबी, पपीता, अलमारी, स्त्री। तो अलमारी में क्या होती है, चाबी होती है। गमला मतलब पेड़ उगता है तो पपीता का पेड़ उगता है। स्त्री और साबुन और संतरा खाना एक अलग से, इसको आपके हिसाब से आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो अच्छे से अच्छे चंक्स बना के या पूरा का पूरा, पर मेरे हिसाब से आप इसको एक बार जोड़ के याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर दोस्तों आता है फ्रेंच शब्द। अब फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो एक तो अंग्रेज। दोस्तों अंग्रेज जो वर्ड है, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो ये अंग्रेज वर्ड यूज़ किसने किया, फ्रेंच ने किया। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अंग्रेज वर्ड दिया और हम आज भी अंग्रेज अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ये हिंदी वर्ड नहीं, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऐसे ही एक शब्द आता है आपका कारतूस। दोस्तों कारतूस जो है बंदूक की गोली, उसको कारतूस कहते हैं। फिर है कूपन और काजू। तो यहाँ पे काजू जो है, पुर्तगालियों के द्वारा काजू की खेती की गई थी भारत में सर्वप्रथम, पर ये काजू जो वर्ड है ये किसने दिया, फ्रेंच ने या फ्रांसीसियों ने दिया। इसके बाद दोस्तों आता है आपका डच भाषा के शब्द। अब डच भाषा के शब्द 3 हैं, तीनों आप याद रख लें। एक तो तुरुप, तुरुप मतलब ताश में जो पत्ता होता है और जिसकी चाल होती है जो तुरुप होती है वो। दूसरा बम, और फिर है आपका तांगा, तो इसको तुरुप, तांगा, बम, ऐसे करके 3 शब्द डच के हैं। जापानी शब्द एक ही है जो मैंने आपके लिए लिखा है, वो है रिक्शा। रिक्शा को सायोनारा बोलते हैं और रिक्शा जो है जापानी शब्द है। फिर इसके बाद अगला आता है चीनी शब्द। तो दोस्तों चीनी भाषा के शब्दों में केवल हमने 2 शब्द लिखे हैं, एक तो चाय और दूसरा लीची। तो दोस्तों चाय और लीची जो है दोनों चीनी भाषा के शब्द हैं, और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लीची एक फल होता है और चाय तो पेय पदार्थ है। फिर आता है आपका आरुषि शब्द। आरुषि मतलब दोस्तों यहाँ पे आरुषि नहीं है, रूसी। रूसी मतलब रूस के, रूसी शब्द हैं। इसमें एक तो जार और एक स्पुतनिक। तो इसको मैं आपको वैसे याद करा था, स्पुतनिक 1, 2, 3 जो है ये रूस के अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाले जो है रॉकेट हैं, और जार शब्द जो है रूस में जारशाही या जार का शासन था, इसलिए जार वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। चीन में चाय और लीची है, जापान में जो है रिक्शा, और डच में तांगा, तुरुप, बम। तो ये 3, और फ्रेंच में आप अंग्रेज और काजू 2 शब्द याद रख सकते हैं। तो लास्ट के तो सबसे मेन चीज़ आपको उर्दू, फारसी और तुर्की, इसके शब्द याद रखना है। फिर अंग्रेजी के शब्द जैसे हैं
पुलिस स्टेशन, रेल। अब रेल जो है, रेल आ गई तो हम ट्रेन बोलते हैं, जबकि रेल भी क्या है, एक अंग्रेज़ी वर्ड है। फिर उसके बाद नंबर, कंप्यूटर नोटिस, एक डॉक्टर, लैंप और पेपर। तो दोस्तों पेपर जो वर्ड है ये पूरा का पूरा अखबार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद दोस्तों जो है आपका अगला आता है संकर शब्द, मतलब जो एक दूसरे से मिलकर बने, जैसे टिकट, घर। तो टिकट प्लस घर मिलकर टिकट घर बना। रेल प्लस गाड़ी मिलकर रेलगाड़ी। माल प्लस गोदाम मिलकर माल गोदाम। और इसे रेल प्लस यात्री मिलकर रेल यात्री, मतलब दो शब्दों का जो जोड़ हुआ। फिर उसके बाद वर्ष प्लस गांठ, वर्ष गांठ आदि। अब दोस्तों ये तो थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने पढ़े शब्दों को, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने पढ़े शब्द हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये उत्पत्ति या स्रोत था। अब प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। इसका मतलब ये कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है, जैसे कमरा है, पुस्तक है, गाड़ी है। कमरा, पुस्तक, गाड़ी ये क्या है, सार्थक शब्द हैं। जबकि निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर इनको हम यूज़ करते हैं, चूँ चूँ, खर खर, खटपट। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है पर ये शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब बिल्कुल कठोर, ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है और अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए, यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम बात करते हैं समय, तो समय को अगर हम तोड़ दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। हाथ में हा अलग कर दे, थ अलग कर दे तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे जल में ज अलग कर दो, ल अलग कर दो तो क्या इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ऐसे सूर्य में सु अलग कर दो, ये अलग कर दो तो ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द ऐसे हैं जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है पर अगर इनको तोड़ दिया जाए या इनके टुकड़े कर दिए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द मतलब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, छोटी सी भाषा में जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, यौगिक मतलब आपको ध्यान रखना प्लस और रूढ़ मतलब माइनस। तो यहाँ यौगिक शब्द मतलब दो शब्द, तो पाठ प्लस शाला, पाठशाला मतलब संधि वाला वर्ड। दुकान प्लस दार, दुकानदार। धन प्लस वान, धनवान। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो ये जो वर्ड है यौगिक मतलब जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब ये जो है विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब जितने भी इसमें लिखा है मैंने सामान्य भाषा में सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसमें शामिल होते हैं। जैसे पंकज है, गजानन, नीलकंठ है, लंबोदर है, उसके बाद खगेश है। जितने भी आप बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल पढ़ते हैं सारे के सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं पर कोई तीसरा ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं किंतु अपना अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। फिर दोस्तों आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो है चार प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे राष्ट्रपति, चित्रकार, राजदूत। तो एकार्थी मतलब केवल एक ही अर्थ देने वाला शब्द। दूसरा होता है अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं जिसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर होता है पर्यायवाची शब्द जो लगभग समान अर्थ देने वाले होते हैं। और फिर आता है आपका विलोम शब्द जो विपरीत तथा विरोधी अर्थ देने वाले। तो इस प्रकार दोस्तों अर्थ के आधार पर जो है चार प्रकार के शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, पर्यायवाची मतलब जिसमें लगभग समान अर्थ निकलता है, और उसके बाद फिर विलोम शब्द जो विपरीत या विरोधी अर्थ देने वाले होते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ के साथ जो मैंने आज आपको दो PDF सेंड किए हैं
संबंधित एक तो आपको समाज का और एक हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तकों के जो क्वेश्चन के पीडीएफ भेजे हैं उनको आप सॉल्व करें, और संडे के दिन मैं आपको शाम को उनके दोनों के आंसर दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।